रावत साहब, जी बार बार कहा जा रहा है कि भाई खास तौर पर मुस्लिम राजनेता और मुस्लिम धर्मगुरु अब इस बात को उठा रहे हैं कि हिंदुओं में इसका बड़ा भारी विरोध होगा। हिंदू अब नहीं कह रहे कि हम विरोध करेंगे, लेकिन तौकीर रजा बता रहे हैं कि ये अंतिम संस्कार हो जाएगा। एसटी हसन, इस तरह के जो लोग हैं, ये मैं समझ नहीं पा रहा। भाई जिसको विरोध करना होगा वो अपनी बात खुद नहीं रखेगा, और इसमें तो ऐसा कोई प्रस्ताव भी नहीं है। जो लॉ कमीशन ने अपना दस्तावेज जारी किया है, उसमें उसने जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक सुझाव ये रखा कि भाई जिसके 2 से ज्यादा संतान हो एक समय कट ऑफ ईयर के बाद, जिस परिवार में, उस परिवार को सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाए। लाभार्थी वर्ग से फिर वो बाहर आ जाएगा, नॉर्मल सिटीजन हो जाएगा, लाभार्थी वर्ग में नहीं रहेगा। ऐसा तो कहा नहीं आयोग ने अभी कि उनका मताधिकार ले लो, जैसा उत्तराखंड में शायद वैसा ही सिफारिश हो, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर तो इतनी सी बात है, तो इसमें क्या समस्या है रावत साहब? देखिए अमिताभ जी, अपने घर को देखना चाहिए पहले। जी, ये देखना चाहिए कि जो मुस्लिम वर्ग है वो क्या चाहता है, उसको क्या तकलीफ है। लॉ कमीशन को उसको अपनी बात रखनी चाहिए, और जो हिंदुओं के अंदर अलग अलग फिरके हैं वो अपनी बात रखेंगे, उनको कोई तकलीफ होगी, इसलिए तो सुझाव मांगे है ना जी। तौकीर रजा साहबों को। हिंदुओं की चिंता है, दलितों की चिंता है, आदिवासियों की चिंता है, अपनों की चिंता नहीं है। अरे भैया, अपनों की चिंता कर लो, आपको दिक्कत है तो आप बताइए कि क्या प्रॉब्लम है आपको, और देश के ऊपर कितना बोझ डालोगे जी। इसके लिए कानून जरूरी है, आवश्यक है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आवश्यक है, क्योंकि देश में भाईचारे को बनाए रखना बहुत जरूरी है, देश की एकता अखंडता के लिए बहुत जरूरी है। अब कहीं पर इस्लामिक कानून चल रहे हैं, कहीं शरिया के कानून चल रहे हैं, किसी बेटी को अधिकार नहीं है, किसी बेटी को अधिकार है, एक बेटी को नहीं है, यानी विवाहों के अलग अलग, तलाकों के अलग अलग, ये सब नहीं चलना चाहिए देश के अंदर। कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी सरकार को तो कहीं ना कहीं आखिरी कील ताबूत में ठुकेगी ना। तो देश के हित में अगर डिसीजन लेता है और सरकार जाती है तो कोई परवाह वाली बात नहीं है, होना चाहिए। ऐसे तो लोग कहते थे जम्मू कश्मीर में होगा, जम्मू कश्मीर 370 हटी ना, आज समय की मांग है, और आज समय की मांग यूनिफॉर्म सिविल कोड भी है। इसलिए ये डराने की कोशिश ना की जाए कि सरकार चली जाएगी या सरकार के अंदर ताबूत में आखिरी कील होगी, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी सरकार को तो डिसीजन लेना ही होगा, क्योंकि देश में विविधता इतनी है कि हिंदुओं में विविधता है, उन विविधताओं को तो साथ में लाना पड़ेगा। अमेरिका भी तो लेके आए ना, अमेरिका के अंदर भी पहले देश आजादी से पहले वहां पर आदिवासियों के साथ अलग था, तो उन्होंने अपने को यूनिफॉर्म किया। ठीक बात। यूनिफॉर्म आवश्यक था। रावत साहब अभी रुकना होगा, मैं फजील अहमद साहब के पास चलूंगा, और एक बात और याद दिला दूं, खासतौर पर तौकीर रजा और एसटी हसन जैसे लोगों को, वो शायद स्मृति लोप का शिकार हैं, उनको चीज़ें याद नहीं रहती होंगी, तौकीर रजा साहब को या एसटी हसन साहब को। इस देश में जवाहरलाल जी के समय में, फजील भाई को याद होगा, जवाहरलाल जी के समय में भारत में हिंदुओं के पर्सनल लॉज को खत्म करके एक संवैधानिक कानून हिंदू कोड बिल के रूप में आ चुका। कहां क्रांति हुई थी? कहां क्रांति हुई थी? किसी ने क्रांति की थी? कहीं रक्तपात हुआ था? कहीं ट्रेन बंद की गई थी? नहीं ना, कहीं तोड़फोड़ कुछ नहीं हुआ था, और आज तक चल रहा। 75 साल 72 साल हो गए हिंदू कोड बिल को चलते हुए। तो तब तौकीर रजा के जो पुरखे थे या एसटी हसन के पुरखे थे, वो लोग तो थे ना, इसलिए ये तर्क ठीक नहीं। फजील अहमद साहब, एसटी हसन कह रहे हैं कि हमको तो भाई जो कुरान पाक ने बताया हम उसी से चलेंगे, बाकी ये चाहे एक कानून बनाए चाहे 10 बनाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कानून से हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो उसी रास्ते चलेंगे। एक तो मसला ये, और दूसरा मेरा मसला ये कि जनसंख्या पर अगर देश को कुछ भी कदम उठाना है तो मुझे नहीं लगता इससे बेहतर कोई कदम हो सकता, क्योंकि जन जागरण से तो कुछ हवाना हुआ नहीं। 75 साल हो गए जन जागरण करते करते, आबादी 150 करोड़ हो गई, ठीक। तो इसमें कोई हार्श कदम भी नहीं है कि भाई दंड विधान है,
ये कहा गया कि आपके 2 से ज़्यादा संतान होंगी तो जो सरकारी योजनाओं के लाभ मिलते हैं उन दायरे से आप बाहर आ जाएंगे। फजील अहमद साहब कैसे देखते हैं इस प्रस्ताव को? अमिताभ जी, ये सही आपने कहा कि 1955 में एक कानून आया, हिंदू कोड बिल, और उसी से पहले एक कानून आया था जमींदारी उन्मूलन अधिनियम। जब देश आजाद हो गया तो एक खास वर्ग के पास 500 एकड़ 400 एकड़ जमीन क्यों रहेगी? जमीनों को बांट दो सबको, देश के आदिवासियों को, गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, जिनके पास 1 कट्ठा भी जमीन नहीं है देश के अंदर, उस समय जमींदारी उन्मूलन अधिनियम ला करके जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि देश को बांट दो। लेकिन इतना विरोध हुआ देश के अंदर कि भाई जमींदारी उन्मूलन अधिनियम नहीं आ पाया। आज भी भूमिहीन है दलित, पिछड़े जाति के लोग, और एक खास वर्ग के पास आज भी 100 बीघा 200 बीघा 500 बीघा जमीन है। यदि एक गांव में अगर 2000 की आबादी है तो 5 लोगों के पास 100 बीघा जमीन है, बाकी लोग भूमिहीन है। ये इतना ज्यादा जो अंतर है समाज के अंदर, इस अंतर को खत्म करने की जरूरत है। और सुन लीजिए, अब देखिए रावत जी के पास जमीन ज्यादा है ना, इसलिए इनको तकलीफ हो गई। इसलिए रावत जी के पास जमीन ज्यादा है, गांधी ने ये लॉ लेके आए थे और सीलिंग शुरुआत हुई थी, 100 बीघा जमीन और उस सीलिंग के तहत आपको 100 बीघा जमीन मिलेगी। फजील अहमद, लैंड रिफॉर्म पर आज बहस नहीं है मित्र, आज लैंड रिफॉर्म पर बहस नहीं, आज जनसंख्या नियंत्रण और यूनिफॉर्म सिविल कोड उस पर इस कानून को दबाने के लिए कि भाई ये कैसे उत्तर प्रदेश में आज वो जमीन का लागू है, जमींदारों की जमीन ले ली गई थी उस समय पर, और सबको पट्टे दिए गए थे, सबको जमीन दी गई थी। आपको अगर नॉलेज है तो मत बोलिए। 2 डिसमिल का पट्टा देकर के आपने आज भी घर बनाने को दलित के पास जमीन नहीं है। घर बनाने को जमीन नहीं है। रामधारी सिंह ने लिख दिया कि दूध वाला कुत्ता खाता है, और एक बिहार के अंदर लिख दिया कि अमीर का घर में दूध वाला कुत्ता खाता है और माँ को दूध नहीं है छाती में, वो गरीब अपने बच्चों को पिला सके। उत्तर प्रदेश के हल ठीक, रुकिए एच.एस. रावत साहब, आप भी रुकिए, फजील अहमद आप भी रुकिए। आप बहस को डिटेल कर रहे हैं, आपके पास बाद में आएंगे फजील अहमद, लेकिन जो बात नहीं अभी नहीं आएंगे, आप अभी शांत रहो। फजील अहमद ने जो बात कही उसमें तथ्यात्मक गलतियां हैं, कुछ उनको याद नहीं रहा होगा, या ये फेसबुक और व्हाट्सएप का भी आजकल बड़ा लोचा है, लोग इसकी बात को भी सही मान के कोट कर दे रहे हैं, बाद में फंस जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चरण सिंह जमींदारी उन्मूलन लागू करा गए, ठीक, एक बात तो समझ लो। दूसरी बात ये समझ लो, 3 बातें बताऊंगा हमेशा के लिए, फजील अहमद साहब का क्लियर हो जाएगा इस विषय पर दृष्टिकोण। दूसरी बात, आचार्य विनोबा भावे ने देश भर में भूदान आंदोलन जब जो चलाया था उसमें लाखों लाख एकड़ जमीन गरीबों के नाम गई। तीसरी बात मैं कहता हूं, फजील अहमद साहब की बड़ी अच्छी बात है, उनके मन में गरीबों के लिए अचानक से जो दर्द जागा उसका स्वागत होना चाहिए कि दलित को, अरे रुको भाई, कि दलित को जमीन क्यों नहीं है। ठीक, मैं एक सुझाव देता हूं, अब फजील अहमद और अमिताभ अग्निहोत्री सरकार तो है नहीं, हम तो सुझाव ही दे सकते हैं, तो हम भी देते हैं एक सुझाव। जितनी संपत्ति जामा मस्जिद के इमाम परिवार के पास है उसको गरीब जो नमाज पढ़ने आते उनमें बांट दो इस शुक्र को। क्या यही शुरू करो ना। जितनी संपत्ति मदनी परिवार के पास है, महमूद मदनी और अरशद मदनी, वहीं से बंटवारा शुरू करो। चैरिटी बिगिंस एट होम, जे हो जाएगी। चलो इस काम में लगो भाई, ये अच्छा काम है। मुन्ना खान साहब, अब हम बहस को डिटेल नहीं होने देंगे कि कोई दूसरी तरफ ले जाए। मेरा स्पेसिफिक सवाल, जो जिनके 2 से अधिक संतान हो एक कट ऑफ ईयर के बाद, वो लोग लाभार्थी वर्ग, सरकार के लाभार्थी वर्ग से बाहर माने जाएं, इस प्रस्ताव पर देश से राय मांगी जा रही है। ठीक, कांग्रेस जनसंख्या नियंत्रण के लिए इस प्रस्ताव को कैसे देखती है? अमिताभ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके धन्यवाद। सवाल यह है कि सरकार फुल बहुमत में, पूरी मेजोरिटी है सरकार के पास, तो ये सरकार की आदत डराने वाली पता नहीं कब जाएगी। ये सरकार डरा क्यों रही है और बार बार डराने का काम कर रही है? आप फुल मेजोरिटी में, आपको जो कानून लाना है आप लाइए, वो आप किसी से पूछते नहीं,
कोई आपकी सर्वदलीय बैठक होती नहीं, विपक्ष से आपको कोई लेना देना है नहीं, तो आप डरते किस बात से, डराते किस बात से? आप लाइए कानून, किसने रोका आपको? ये बार बार प्रोपेगेंडा फैलाना, जब आपको पता है कि 2024 में हमें जवाब देना है, हमें किसान को जवाब देना है, जवान को जवाब देना है, महिलाओं को जवाब देना है, व्यापारियों को जवाब देना है, तो ये अलग अलग प्रोपेगेंडे पूरे देश में प्रचलित करना, देश की जनता को डराना, किसी एक वर्ग समुदाय को टारगेट करना, ये बता रहा है जनसंख्या नियंत्रण में कौन टारगेट हो गया? एक मिनट रुकिए, एक मिनट ऐसे भागिए नहीं। जनसंख्या नियंत्रण में कौन सा एक वर्ग टारगेट हो गया? कौन सा समुदाय टारगेट हो गया? कानून में अरे कौन टारगेट हो गया वो बताइए। आपने बोला एक वर्ग टारगेट, कौन टारगेट हुआ? टेल मी। सबसे बड़ी बात है, अरे सबसे बड़ी नहीं, सबसे छोटी बात हो चाहे, लेकिन ये बताओ कौन सा वर्ग टारगेट हुआ जनसंख्या नियंत्रण से, उतना बताओ। नहीं, कोई वर्ग। अरे आपने अभी बोला भैया, मुस्लिम की देखी जाए, अरे आपने अभी बोला तो उसमें स्वाभाविक कौन डर रहा है? नो मुन्ना खान साहब प्लीज, कौन डर रहा है जनसंख्या नियंत्रण के कानून से और कौन टारगेट हो रहा है? मुझे नाम खोलिए। कोई नहीं डर बोल रहा है, नहीं बोलो, सरकार की डराने की आदत बहुत पुरानी है। ये कोई नहीं डर रहा है और सरकार की डराने की बहुत पुरानी सॉरी, आपने अभी दो बातें बोली कि डराने की कोशिश कर रही सरकार बार बार और एक खास वर्ग को टारगेट कर रही। अरे नाम लीजिए ना। नहीं ले तो रहा हूं, आप समय दीजिए तो सही। जी बताइए कौन सा, मैंने पूछा प्रश्न, कौन सा वर्ग टारगेटेड है जनसंख्या नियंत्रण से? किसी को कोई गुरेज नहीं, कोई खतरा नहीं, ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं। जो आपने सवाल उठाया आप उससे भाग रहे हैं ना, ये उत्तर ही नहीं। मैंने पूछा, प्रश्न ही नहीं पूछा। एक किसी समुदाय को टारगेट करके किसको टारगेट, बोलो ना। एक ही बात आप गोल गोल घुमा रहे हो। मैंने आपसे निवेदन किया, बताइए ना किसको टारगेट किया जा रहा है। सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, किसी भी क्यों, कोई एक समुदाय को टारगेट करके नहीं, किसको अभी रुकना होगा, तब तक सोच लीजिए दोबारा से। मैं आपके पास, मुन्ना खान साहब रुकिए, मैं आज पूरी बहस में आपके पास यही सवाल खड़ा रखूंगा। आपने कहा एक वर्ग को टारगेट किया, उस वर्ग का नाम बोलिए। ठीक, खैर अब मैं आता हूं आनंद दुबे के पास। उससे पहले एक बात कहूं, आप लोग नाम नहीं खोल पाओगे, आप लोग सब तरफ ताली बजाते हो हैं, लेकिन मेरी सेहत पे उतना फर्क नहीं। मैं तो कबीरपंथी आदमी हूं। तो मैं बताता हूं, जो लोग ये प्रचार दुष्प्रचार कर रहे हैं वो भारत के साथ अन्याय कर रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण मुसलमान के खिलाफ टारगेट किया जा रहा है। हाँ जी, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, आदिवासी हो, गिरवासी हो, शहरवासी हो, मुंबई वासी हो, दिल्ली में, इससे कोई फर्क अब नहीं होना चाहिए। एक व्यवस्था सब पर लागू करिए, सख्ती के साथ लागू करिए। और जो ये प्रोपेगेंडा फैलाएं कि मुसलमान को टारगेट किया, आदिवासी को, गिरिवासी को, वनवासी को, दलित को, दिस दैट को, उनके खिलाफ भी राजद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। 150 करोड़ की आबादी हो गई और यहां वही राजनीतिक टोटेबाजी चल रही है। ये नहीं चलना चाहिए।